नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑल मॉक बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 लेकर आ गए हैं। आज हम इस वीक के लाइव मॉक के जो बेस्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप CGL 25 मेंस को लेकर सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें 3 एसिड है ABC एंड इनका कंसंट्रेशन है 15, 25 एंड 35%। इसको 4:6:B में मिलाया गया है। तो जो नेट कंसंट्रेशन बना रिजल्टेंट, उसका जो है आपका रिजल्टेंट एसिड जो बना सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन 28%। तो हमें बी का वैल्यू बताना। यहाँ पे हम एवरेज का यूज कर लेंगे। ए हो गया, इधर बी है, इधर सी है। अगर हम इनके कंसंट्रेशन की बात करें तो ए है 15%, ए है आपका 25%, लास्ट वाला क्या है 35%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं उम्मीद करते हैं। और जो किस रेशियो में मिलाया गया है तो ये 4:6:B में मिलाया गया है। नेट की बात करेंगे तो नेट आपका आना चाहिए 28%। तो अगर नेट 28% आना है दोस्त, तो क्यों ना हम सीधे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज 28% आना चाहिए। एवरेज निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हो ना आपकी जो नेट डेविएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज है क्या होना चाहिए, 0। तो नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन आ कितना रहा है, जैसे 28% है 15% है, मतलब हर एक यूनिट जो है वो 13% कम है। तो 13 चौका यहाँ से -52 आ जाएगा। ये 25 है, ये 28 है, तो हर एक यूनिट कितना है, 3 यूनिट कम है, तो -18 हो जाएगा। और जो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो 35 है 28 है, तो हर एक यूनिट जो है वह क्या है 7% ज़्यादा है। टोटल B यूनिट है, तो प्लस का 7B सब मिलके कितना आना चाहिए, 0। यहाँ से 7B का वैल्यू कितना आ गया 70, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है 10। इसलिए हम 10 वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक इंसान ने 1, 8 पे 1, 2, 3, 4 इतने उधार लिए हैं। अब यह बोल रहा है कि 7.5% करके हर एक क्वार्टर में देगा। क्वार्टर का मतलब हो गया आपका कि हर एक 3 महीने के बाद देगा। अब वो 45,000 ऑलरेडी पे कर चुका है 1,80,000 में से। तो अब बताना है कि कितना और टाइम लगेगा। एक बात बताइए, जब उसने बोला कि हम 7.5% देंगे, 7.5% का मतलब हो जाता है आपका 3/40। तो ईच क्वार्टर में कितना पे करेगा, ईच क्वार्टर अगर हम देखें तो 1,80,000 हो गया ना, एक पे 4 जीरो था। हाँ, इसका 3/40वां हिस्सा, तो 40 से करेंगे तो 1 जीरो तो चला ही जाएगा। 4 चौका 16, 2 18, 4 पच्चे 20, तो 4500 आ गया है। हाँ, 4500 आ गया है। तो 0 0 5 तिया 15, 4 तिया 12, 13, तो 13,500 करके देगा हर एक महीने में, हर एक क्वार्टर में, यही है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो 2 पे कितना अमाउंट बचा हुआ है, क्योंकि ये 45,000 पहले ही देख चुका है 1,80,000 में से, तो 1,35,000 बचा हुआ है। 1 2 3 दाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,35,000 बचा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम बताना है ना। तो बस निकाल लेते हैं। 1 3 5 पे 1 2 3 है, यहाँ 1 3 5 पे डबल जीरो है। जाहिर सी बात है 10 10 का मतलब 10 क्वार्टर लग रहा है। 10 क्वार्टर का मतलब कितना हो गया बताइए, 30 महीने। तो यहाँ पे हम 30 मंथ्स की बात कर रहे हैं। 30 महीने का मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें है कि डाइस को थ्रो किया गया है, इसकी प्रायिकता बताना है कि सम, अच्छा 2 डाइस को थ्रो किया गया है कि सम ऑफ नंबर्स जो डाइस के ऊपर आएंगे वो क्या होना है, प्राइम नंबर। अगर आपने सोल्यूशन देखा होगा तो इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए थे, एंड एक कमेंट भी आया था कि हमने इसको इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। तो देखिए, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला या फिर ट्रिक बता सकते हो। जब आपने 2 डाइस को रोल किया ना, तो मान लीजिए सम इक्वल टू, जब सम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होगा और एक होगा आपका सम का वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज होगा सम -1, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस सम, 13 माइनस सम। ये एक ट्रिक है, आप ध्यान में रख सकते हैं। जब भी सम 2 डाइस को आपने रोल किया है, सम उसका जो आ रहा है वो 6 या 6 से कम है, तब निकालने के लिए जितना भी सम आपको चाहिए उसमें से 1 माइनस कर देना है। जब सम का वैल्यू 6 से ज़्यादा आएगा तो 13 में से उस सम को माइनस करेंगे। मतलब क्या है, अभी हम समझाते हैं। आपको जो सम चाहिए वो प्राइम चाहिए। तो सम आपको क्या क्या चाहिए, प्राइम नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। सम 2 है, क्या 2 का वैल्यू 6 से कम है, बोले कि हाँ, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इसमें से 1 माइनस कर दो। फिर सम 3, क्या 3 का वैल्यू 6 या 6 से कम है, बिल्कुल है, तो नंबर ऑफ वेज के लिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे।
5, ये भी 6 या 6 से कम है, तो नंबर ऑफ एज के लिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 4 हो गया। यहाँ पे 7 है, जब भी सम का वैल्यू ग्रेटर देन 6 था तो 13 में से सम को माइनस करना था, तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 13 में से 11 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एज आपको पता चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 6 2 8 4 12 2 14 1 15 एंड टोटल है आपका 36। तो 3 5 15 3 12 36। तो इसको क्वेश्चन का आंसर 5/12 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है कि इसको जब हमने 8a-1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा। एक तरीका है, इसको हम p ऑफ a मान लेंगे, और जो रिमाइंडर है ना दोस्त, रिमाइंडर ये हम कैसे निकाल लेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 करो, चूंकि ये लीनियर है। तो 8a-1 को 0 करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/8। तो एक तरीका जो है ना कि रिमाइंडर p ऑफ 1/8 आ जाएगा, जहाँ पे a है वहाँ पे आप 1/8 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 16/8 8 का पावर 3 करेंगे तो 512 माइनस 10/64 प्लस 9/8 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 से कटेगा 16 तिहाई 48 और फिर 3 ना 16 दूना 32, 2 से करेंगे तो 5/32 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि टोटल जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे ना तो एलसीएम तो आ जाएगा 32, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 8 चौके 32 और 9 चौके 36 और 32 दूना 64। तो देखिए 36 है 1 37, 37 में से अगर 5 गया तो 32 आएगा, और 64 प्लस 32 हो जाएगा 96। तो 96/32, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है। जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, अगर आपने वीडियो देखा होगा लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन का, हमने क्या किया, ये जो 16a³ है ना माइनस 10a² प्लस 9a प्लस 2, इसको हमने 8a-1 से सीधे डिवाइड कर दिया, एक ही लाइन में डिवाइड कर लेंगे। तो 8a-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप 16a³ को 8a से डिवाइड करोगे तो 2a² बचेगा, बल्कि हाँ फिर 2a² -1 से मल्टीप्लाई होकर -2a² फॉर्म कर रहा है। आपको चाहिए -10a², -10a² लाने के लिए यहाँ पे -a लिखना पड़ेगा। अभी -8a² यहाँ से, -2a² यहाँ से, -10a² आ गया, a³ का काम हो ही गया है। अब देखेंगे कि -a इस -1 से मल्टीप्लाई होकर a बना रहा है, लेकिन हमें 9a चाहिए था, 9a के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कांस्टेंट वाला देख लेते हैं, कांस्टेंट आपको चाहिए कितना, 2, लेकिन यहाँ पे -1 और 1 मिलकर मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 बनाने के लिए हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि 8a-1 का वैल्यू 0 है, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर तो आपको यही चाहिए ना, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 3। बात समझ गए, क्योंकि ये आपका क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला क्या है, कोसेंट। रिमाइंडर जो तरीका आपको पसंद है आप उससे कीजिए। हमने ए वाले से किया था, जल्दी हो गया था, यहाँ पे हमें लग रहा था कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो एकदम सतर्क हो जाना है, अंदर का जो भी है उसका परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है। परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो रूट है ना उसको 2ab के टर्म में लिखिए। तो रूट के अंदर क्या दिया है देखिए, यहाँ पे 28 है और ये है 10√3। 10√3 को हम लिखेंगे 2 × 5 × √3। आप बोलोगे 2 × 5 × √3 क्यों लिखा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28, यहाँ काम हो जाएगा। इधर देखेंगे इसको हम -2 × 2 × √3 लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। बस 4 3 7 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपका 5 + √3 का स्क्वायर है, वहीं दूसरा वाला आ रहा है आपका 2 - √3 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5 + √3 -2 + √3, तो 3 + 2 √3। √3 का वैल्यू 1.7 पुट करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। 3.4 एंड 3 मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 6.4 आ रहा है ना। 6.4 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया है, 6.5, तो यही सही होगा, क्योंकि 1.732 होता है ना, तो 732 करके पुट करोगे तब जब आप करोगे तो 6.5 के नज़दीक आ जाएगा। बस समझ गए, आगे चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बैटिंग एवरेज 40 इनिंग का कितना है, 50 रन है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर से 162 ज़्यादा है, 172, मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 172। इसके बाद है, अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया
तो बाकी के 38 इनिंग का एवरेज कितना हो गया 48। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने इनिंग्स लिखा है, यहाँ पे एवरेज लिखा है, तो 40 इनिंग का एवरेज कितना है 50, और 38 इनिंग का एवरेज कितना आ रहा है 48। तो जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग है इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए अपने हिस्से का इन लोगों को 50 गुना 2 100 तो मिलना ही है, लेकिन समस्या है कि इन दोनों को हटाने के कारण ग्रुप का एवरेज 2 से कम गया है। ग्रुप में टोटल 38 लोग हैं, अगर ग्रुप का एवरेज 2 से कम रहा है तो 38 लोगों का ग्रुप में टोटल सम 76 से कमेगा। यहाँ 76 से कम है, यहाँ 76 ऐड हो जाएगा, ये 176 हो गया। क्वेश्चन में हमें चाहिए हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ जाएगा 174, लोएस्ट स्कोर हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है KLM का रेशियो दिया है, फिर बोलता है कि अच्छा 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ K एंड 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ L, तब रेशियो 6:1 हो जाता है। तो हमें K माइनस L का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे। यहाँ KLM, अच्छा देखिए जो रेशियो दिया है ना, इसको अगर हम 6×5 30 से गुना कर दें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो जो KLM है इसका इंडिविजुअल वैल्यू अगर हम लिखना रहे तो इसका हम 15x, इसको 6x एंड इसको 5x भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में जैसा कि बोला है कि K के 4 गुने में से 20 माइनस करना है, मतलब 15 चौका 60x में से 20 को माइनस करना है, और नहीं 24 को माइनस करना है, माफ़ कीजिएगा 24 को माइनस करना है, एंड 20 माइनस करना है थ्राइस ऑफ L, मतलब 18x में से 20 को माइनस करना है। तब ये रेशियो 6:1 हो जाता है। 6 से करेंगे तो ये 4 बार में और ये 10 बार में। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से कितना आ रहा है 10x माइनस 4 का वैल्यू आ गया है 18x माइनस 20। तो यहाँ से देखेंगे तो 8x का वैल्यू कितना है 16, x का वैल्यू आ रहा है 2। वैसे में निकालना क्या है K माइनस L निकालना है। तो K माइनस L का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 6x आ रहा है, 9x आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। ये जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 18 का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्रिया ने एक बैंक्वेट हॉल लिया है सैटरडे को, जिसका चार्ज है 15,000, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं दिया क्योंकि वो जान पहचान का था, मतलब ओनर। फिर ट्यूसडे को उन्होंने फिर से वो ऋण लिया सेम बैंक्वेट हॉल, इस बार उसकी कीमत थी 25,000। अब वो दोनों पेमेंट वो ट्यूसडे को सेटल करने जा रही हैं। तो ओनर ने उनको बोला कि देखिए 17 जो सैटरडे को लिया था उस पर हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, एंड 8% का डिस्काउंट हम आपको कब देंगे, जब आप कैश में टोटल पेमेंट करेंगे। लेकिन ये डिस्काउंट जो है केवल ट्यूसडे के लिए ही वैलिड है, मतलब ट्यूसडे का जो कीमत था उसके लिए वैलिड है। तो प्रिया जी टोटल कितने पैसे अदा करेंगी, ठीक। तो देख लेते हैं 15,000 है, 15,000 वाले पे 10% का डिस्काउंट है, तो इसका 9/10वां हिस्सा ये पे करेंगी, और बाकी जो 25,000 है इस पे 8% का डिस्काउंट है, मतलब इसका 92% पे करेंगी। तो 92/100 ये पे करने वाली हैं 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15×9 35 से 135 पे 2 0 प्लस यहाँ पे 1 0, 25 दूना 50, अब 25×9 225, तो 225 और 5 230, कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 0 1 0 5 और ये आ गया 36, 36500 ऑप्शन है। तो आ गया यही सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सी। हाँ चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि 2 सर्कल है जिसका सेंटर है ए एंड बी, इनका रेडियाई दिया है 26 एंड 25, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एंड वाई पे। एक्स वाई का जो लेंथ है 48 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आपको बताना है। देख लीजिए एक हो गया, एक ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेंटर है ना ए एंड बी क्या है, आपका सेंटर है। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स एंड वाई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 48। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर को मिलाने वाले लाइन है ना वो कॉमन कोड को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर। अब हमें पता है कि एक्स का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया है 26, और यहाँ से बी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है आई गेस 25 दिया है। पूरा कितना था 48, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, इसका नाम एम रख लेते हैं। एक्स एम का वैल्यू हो गया 24। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हो कि ए एम का वैल्यू कितना होगा।
AM का जो वैल्यू होगा ना दोस्त, अब देखिए 24 है 26 है, मतलब 2 गुना 12 2 गुना 13, तो 2 गुना 5, मतलब यहाँ पे 10 मीटर आ जाएगा AM। एंड अगर आपको BM निकालना है ना, तो 24 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आता है, 25 का स्क्वायर। हमें चाहिए AB, तो 10 + 7 कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर है। माफ़ कीजिएगा, सब CM में था, हमने मीटर लिख लिया। तो सही आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर C। 9 हो गया। 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ सीड एंड इनकी बेटी जो है वो 9:4 है। एक है सीड है, एक इनकी बेटी है, इनका 9:4 है एज का रेशियो। T = 0, हम आज की बात कर रहे हैं। X ईयर्स अगो, मतलब 1 मिनट, हाँ, जब T = हम -x की बात करेंगे तब इनका जो रेशियो था ना वह 8:3 था। बोले चलो ये भी ठीक है, लेकिन सम ऑफ एजेस कितना था, क्वेश्चन में दिया सम ऑफ एजेस 44 था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम कितना आ रहा है, सम का वैल्यू आ रहा है 11, और इस 11 की वैल्यू कितनी है, 44। एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 साल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर अगर आप देखोगे तो डॉटर के उम्र में भी 1 यूनिट की कमी आ रही है, 1 मिनट, यहाँ पे भी जो है 1 यूनिट की कमी आ रही है, एंड जो पापा हैं इनके उम्र में भी 1 यूनिट की कमी आ रही है। मतलब यह जो 1 यूनिट है यही आपका x ईयर्स के बराबर है, और 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल है। इसका मतलब x का वैल्यू भी होगा 4 साल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें है सुमित्रा जी ने पेन एंड पेंसिल बेचा है 100 रुपये में, और पेन पे उन्हें 20% का प्रॉफिट मिला है एंड पेंसिल पे 80% का मिला है। अगर वह 130 में बेचेंगी तो उनको पेन पे 80% का प्रॉफिट एंड पेंसिल पे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल कितना है। आराम से कर लेंगे। पहले देखिए, जो पेन है उस पे इनको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये बोल सकते हैं कि 120% कीमत मिल रहा है इनको पेन का, 80% मतलब 180% कीमत मिल रहा है इनको पेंसिल का, और सब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100 रुपये। दूसरे केस में सीन उल्टा है, यहाँ पे 180% इनको मिल रहा है पेन का, और 20% मतलब 120% मिल रहा है पेंसिल का, एंड टोटल मिलकर कितना है, 130। अब दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि पेन एंड पेंसिल हमें चाहिए, तो 180 और 120 मिल के आ जाएगा 300%। 300% ऑफ पेन एंड पेंसिल अगर आप देखोगे ना, ये आपका आ जाएगा 230। हमें 100% ही चाहिए, 100% पेन एंड पेंसिल। 3 से भाग दे देंगे तो 3 सत्ते 21, 2 23, तो 3 छक्का 18, 6 6, 76.66 आ रहा है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 में एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर, और कार्डबोर्ड को रोल किया गया है, विड्थ के अलॉन्ग एक सिलेंडर फॉर्म किया गया है। तो बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये है आपका ऐसे करके एक कार्डबोर्ड, समझ गए। ये है आपका 60 सेंटीमीटर लंबाई है, एंड चौड़ाई कितना है, 18 सेंटीमीटर। इसको हम रोल करेंगे अबाउट विड्थ, मतलब ऐसे करके आप रोल करने वाले। तो रोल करने पे जो सिलेंडर बनेगा, 1 मिनट, सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो बेस का पेरीमीटर होगा ना, ये आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो इसका लेंथ है ना ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, एंड ये वाला कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। बस समझ गए। हम ये बोल सकते हैं कि 2πr का वैल्यू कितना है, 18, तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 9/π। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, r का वैल्यू आ गया 9/π। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, πr² पाई इंटू 81/π² इंटू एच कितना है, 60। गया गया। तो आप देखोगे कि 22/7 करेंगे ना तो आ जाएगा 81 इंटू 30 इंटू 7, एंड इधर आ गया आपका 11। बस समझ रहे। तो 7 × 21, 21 एक बार में, और 21 8 168 और 2 170। इसको आप 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 एक बार में, फिर 11 × 5 = 55, 5, तो 11 चौक 44, फिर 7, 11 छक 66, 15 46.4। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान था। अगले पे चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक इक्वेलेटर ट्रायंगल है MNO, PNQ पॉइंट्स है, साइड्स MO एंड MN पे MQ एंड OP का वैल्यू 1:1 दिया है, NQ ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हमने अगर वो
लाइव मॉक का सोल्यूशन देखा होगा। तो इसको हमने गेस वर्क से सॉल्व कर दिया, ऑल्दो मतलब तुक्का वाला गेस वर्क नहीं था, स्मार्ट वाला गेस वर्क था, लेकिन गेस वर्क तो गेस वर्क ही है। यहाँ पे हम आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। MNO है, MO के ऊपर एक पॉइंट है आपका P एंड MN के ऊपर एक पॉइंट है आपका Q। क्वेश्चन में दिया है MQ एंड OP का वैल्यू 1:1 है, मतलब ये x है तो ये भी आपका x होगा। फिर बोलता है आपको कि ये जो NP है, NP आपको ड्रॉ करना है और इधर से OQ ड्रॉ करना है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? R पे मिल रहे हैं, और आपको ये बताना है कि NRO का वैल्यू कितना होगा। जो मेथड 1 हमने तुक्का मारा, उसमें हमने क्या बोला कि चूंकि MN कुछ भी हो सकता है, MN कुछ भी हो सकता है, MN इसके बारे में मतलब साइड के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया, तो हमने तुक्के में क्या किया, बोला कि साइड जो है ना, मान लेते हैं कि 2x है, इधर भी 2x हो जाएगा। बोले कि बिल्कुल सही। अगर 2x से ऊपर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इस केस में OQ और NP क्या हो जाएगा? मीडियंस हो जाएंगे। ठीक है, मीडियंस हो गए तो मीडियंस यहाँ पे आपको पता है एंगल बाई सेक्टर भी होता है, तब ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। 60, इसका वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। और ऐसा करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, मेथड 1 यही था। लेकिन अगर हम मेथड 2 की बात करेंगे ना, मेथड 2, तो चलिए मेथड 2 में यही डायग्राम हम यूज़ कर लेते हैं। चूँकि आप लोगों को हम इसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, दोनों सोल्यूशन दिखाना है ना। ए वाला x, अच्छा इस x को रख रहे हैं और यहाँ पे इसको रख रहे हैं, ठीक। एंड x है, ए भी x है। अब हमको दो ट्रायंगल दिखाएंगे एंड ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन सा? देखिए, एक है MO एंड यहाँ पे Q, MQO ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल MQO। एंड दूसरा ट्रायंगल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है आपका OPN, OPN। एक है ट्रायंगल आपका OPN। हमने क्या क्लेम किया? दोनों कॉन्ग्रुएंट। कैसे? देख लीजिए। सबसे पहले आप देखो कि QM का जो वैल्यू है ना, वह OP के बराबर है, दोनों x है, बिल्कुल सही। तो चलो लिख लेते हैं QM इक्वल टू OP। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों एंगल है ना 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल M का वैल्यू एंगल O के बराबर है, दोनों कितना है? 60 डिग्री। चलेगा। एक और जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो आपका, एक मिनट, यहाँ से जो MO है ना, ये वाला MO का वैल्यू एंड यहाँ से NO का वैल्यू दोनों सेम है, मतलब MO इक्वल टू NO। तो S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, S एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट में कौन कौन सा होना चाहिए? हमें ये देखना है कि M एंड O बीच में रहना, एक साथ रहना चाहिए। M एंड O हो गया, फिर Q और यहाँ पे P होना चाहिए, तो Q एंड P, फिर O एंड N, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब हम क्या क्लेम कर सकते हैं? ये क्लेम कर सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। मतलब इस ट्रायंगल का ए एंगल अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल का ए वाला एंगल थीटा होगा, बल्कि बिल्कुल सही, दोनों सेम होगा। अब ए थीटा हो गया, तो ये जो पार्ट एंगल बचा ना दोस्त, ये 60 डिग्री माइनस थीटा होगा, बल्कि ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल तो 60 डिग्री होगा, तो ऊपर वाला थीटा है तो 60 माइनस थीटा होगा। अब एक एंगल हो गया थीटा, दूसरा एंगल 60 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि एंगल NRO का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ गए ना? इन दोनों को ऐड करके 60 हो रहा है, तो 120 डिग्री होगी। और इसी का यूज करके हम बोल सकते हैं 120 डिग्री होगा। तो आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बात समझ गए? तब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि 11 टेस्ट का स्कोर कितना है? 75 है। स्कोर नहीं, मीन है 75, मीडियन है 72 एंड मोड कितना है आपका? 70। बात समझ गए? अब बोल रहा है कि एक न्यू टेस्ट स्कोर 80 को ऐड किया गया है, तो मोड पे क्या असर पड़ेगा? तो मोड जो रहेगा वो सेम रहेगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए, मोड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा था। इसका ये जो 70, एक मिनट, ये जो आपका 70 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सबसे ज़्यादा था। तो अगर हम इसमें एक स्कोर 80 को ऐड कर रहे हैं,
तो आप ये मानो ना कि अगर सबसे ज़्यादा है तो कम से कम हर एक चीज़ से एक ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी होना ही चाहिए, बोले कि ये भी सही है। तो जब आप 80 को ऐड करोगे तो वर्स्ट केस सिनारियो में क्या होगा कि 70 का फ्रीक्वेंसी एंड 80 का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। उस केस में मल्टी मोडल डेटा कहलाएगा। बावजूद उसके यहाँ पे एक मोड 70 रहेगा ही, इसलिए यहाँ पे रिमेन्स सेम वाला ही हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। अगर ऑप्शन ए रहता कि देन 80 मे बी द मोड, तो हम उसको भी सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वैसा है ही नहीं। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 3 नंबर से को प्राइम टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट दोनों का प्रोडक्ट 493 है एंड लास्ट दोनों का प्रोडक्ट कितना है 889, तो हमें बीच वाला नंबर बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बीच वाला नंबर, इसका मतलब है कि उसको अरेंज किया होगा या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो ये जो दो संख्या है ए एंड बी, ये है आपका 493। वहीं अगर हम बी एंड सी की बात करें, ये आपका है 899। इसको हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये 17 गुना 17 दूना 34 और 17वां 53 से इतना आ गया, 17 गुना 29 आ गया। और इसको हम देखेंगे तो 29 इंटू 31 आ गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों संख्याएं प्राइम हैं और जो संख्याएं हैं वो है 17, 29 एंड 31। लॉजिकली देखें तो मध्य की संख्या 29 होनी चाहिए थी, वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें 17 के साथ जाना पड़ेगा। सही आंसर हम 17 लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि x जो है y के स्क्वायर के डायरेक्टली एंड z के क्यूब रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 8। तो y का वैल्यू बताना है जब x का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू क्या हो 27। तो हमें पता चल गया कि x जो है वो k टाइम्स y स्क्वायर होगा एंड z का क्यूब रूट होगा, मतलब z का पावर 1/3। बात समझ गए। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं x1/x2 का जो वैल्यू है वह y1 स्क्वायर बाई y2 स्क्वायर होगा इंटू Z2/Z1 और इसका पावर क्या होगा 1/3। बात समझ पाए। अभी एक बार x का वैल्यू 2 है, दूसरी बार x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू एक बार 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, दूसरी बार हमें पता नहीं। z का वैल्यू बाद में है 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और फिर पहले क्या था 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो देख लीजिए 2 दूना 4 चौके 16, तो y2 का वैल्यू कितना आ रहा है 4 9 36, तो +-6 आ गया। +-6 का मतलब सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है जिसमें ओ क्या है सेंटर है, फिर बोला है कि कॉर्ड ए बी जो है डबल द एंगल सबटेंस डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। ठीक है, अच्छा सबटेंड सेंटर की बात कर रहे होंगे, मतलब ये जो अगर एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल क्या है ना चाहिए 2 थीटा, यही बोल रहा है यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू ए ई बी, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 2 टाइम्स एंगल ओ ए ओ बी, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 4 थीटा। हमें बताना है सी ओ डी का वैल्यू क्या है। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये आपका क्या है टेंजेंट है, आई गेस या टेंजेंट है, तो ए 90 हो गया, ए भी 90 हो गया, 90 90 180। तो जो अपोजिट एंगल है ना 4 थीटा प्लस 2 थीटा, इसको ऐड करके होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो सी ओ डी थीटा ही है ना, इसका वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री। अगला देखेंगे, एक है सॉलिड सिलेंडर जिसका बेस का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 35 सेंटीमीटर, इसको बाइसेक्ट किया गया है और 2 आइडेंटिकल सिलेंडर में प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, ऐसे करके एक सिलेंडर है, ठीक। अब आपको क्या लेना है, एक प्लेन लेके आना है और प्लेन ऐसे करके आएगा और इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। एक ऊपर आपको ऐसे सिलेंडर दिखेगा और इसी का जो है डुप्लीकेट आपको ऐसे करके एक नीचे दिख जाएगा। मेरा कहना है कि पहले का टीएसए एंड अभी के टीएसए में क्या चेंजेस आएगा, तो देखिए बाकी सब सेम रहेगा, जो बेस का एरिया है ना ये आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, बोले कि ये भी सही है। तो हमें जो निकालना है बोला है परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले हम न्यूमरेटर में चेंज लिखेंगे। चेंज क्या आ रहा है, ये जो 2 बेस का एरिया है यही एक्स्ट्रा आया है, तो हमें बोल सकते हैं कि 2πr², ये आपका क्या है चेंज। ओरिजिनल कितना था टोटल सरफेस एरिया, ये आपका आएगा
2πRh में ऊपर का एक और एक नीचे का 2πr² गुना का क्या है आपका 100, यही करना है। तो 2πr ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर r नीचे आपका बचेगा h+r गुना 100। रेडियस कितना है, बेस का रेडियस 21 सेंटीमीटर और 35 और 21 मिलकर हो जाएगा आपका 56 गुना का 100। आई गेस सब कुछ सही है ना। 7 या 21 और 7 अट्ठे 56, 4 दूना 8, 4 25, तो 75 को 2 से भाग देंगे तो 37.5% का क्या है चेंज आ रहा है, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नंबर दिया है जो बोल रहा है कि 48 से डिविजिबल है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा। 48 का मतलब होता है 16 गुना 3, तो यह 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या है ना 9 6 3 p2 6q, या डिविजिबल बाई 16 कब होगा, जब इसका लास्ट 4 डिजिट से जो संख्या बना है वो 16 से डिविजिबल होगा। मतलब p2 6q ये आपका जरूर होना चाहिए डिविजिबल बाई 16। आई गेस यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, बल्कि बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि 4 डिविजिबल बाई 3 डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 6 15 3 18 2 20 6 26, यहाँ रहा 26 प्लस p प्लस क्यू, ये है आपका डिविजिबल बाई 3। अभी p प्लस क्यू का क्या क्या वैल्यू जा सकता है, p प्लस क्यू 26 प्लस 1 27 आ सकता है, एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि 27 के बाद क्या आ सकता है, 3 से डिविजिबल था ना, तो 26 4 30 ना, तो यहाँ पे p प्लस क्यू 4 भी आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, और फिर 7 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 4 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, 7 के बाद क्या आएगा, p प्लस क्यू का वैल्यू 10। जो जो ऑप्शन में दिया है वो क्या दिया है, एक दिया है और एक 7 दिया है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हम p प्लस क्यू एक आ सकता है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। अगर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो p0 या q1 या फिर p1 q0। बात समझ गए, p0 q1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जो संख्या है ये हो जाएगी ऑड। जैसे ही ऑड है ए नॉट डिविजिबल बाई 16 हो जाएगा। बल्कि बात तो ठीक बोल रहे हैं। अब 1 एंड 0 पुट करके देख लेते हैं, तो 1 2 6 0 हो जाएगा। इसको आप 16 से भाग करके देख लो, कटेगा क्या, 16 सत्य बिलोतला से तो 112 आ गया, फिर 14 तो 140 नहीं कट रहा है। इसका मतलब एक नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, तो जो वैल्यू बचा वो क्या बचा, 7। सही आंसर क्या आएगा, 7। तो p प्लस क्यू का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 7। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए हों। फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, आगे चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है कि एक सम है 3064, इसको PQR में डिवाइड करना है, ताकि P सच दैट इफ 16 17 एंड 15 रुपये डिमिनिश किया जाए PQR के शेयर से, तब उनके शेयर का रेशियो हो जाएगा 18 19 21। तो हमें बताना इनिशियल शेयर ऑफ आर क्या था। एक बात बताइए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये इनिशियल नहीं, अभी हम फाइनल शेयर पे चलते हैं। ये बोला है कि ये 18 है, ये 19 है, ये 21 है। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना होगा, तो 9 8 17 1 18 2 3 4 1 5, टोटल 58 यूनिट हो रहा है, यही ना, 9 8 17 1 18 2 2 4 1 5। ये 58 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। पहले था 3064, लेकिन क्या आपने 3064 ही रखा है, बोले कि नहीं, एक में से 16 माइनस किया, एक में से 17, एक में से 15, टोटल माइनस कितना किया, 10 तिया 30 है, 7 6 13 5 18, मतलब 48 माइनस किया है ना टोटल। 7 5 12 6 18 3 4, हाँ, इसमें से हमने 48 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 3016, यही ना, हाँ। 58 का वैल्यू है 3016, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, एक यूनिट के वैल्यू 5 बार में कटेगा, तो अब 8 5 40, अब 5 50 25 4 290, 290, तो फिर बचा कितना 11, 290 11 116 ना, हाँ, तो 58 दूना 116, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 52। तो जो आर का इनिशियल होगा ना, आर का इनिशियल शेयर कितना होगा, देखिए ऐसे है 21 गुना 52, 21 गुना 52 तो फाइनल शेयर है। इनिशियल शेयर लाने के लिए आर में हमें 15 और जोड़ने पड़ेंगे, तो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 एक ही जगह, तो वही सही आंसर होगा। अगर आप देखना चाहें तो 21 दूना 42, 105 एंड 4 109
प्लस 15, तो यहाँ से आ जाएगा 1107। तो सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 21 में देखिए राहुल जो है 4 ट्रिप लेता है इक्वल डिस्टेंस का, उसका जो स्पीड है वो पहले ट्रिप में 360 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड हर एक ट्रिप में इसका स्पीड जो है प्रीवियस ट्रिप का हाफ होते जाता है। तो टोटल बताना है कि एवरेज स्पीड क्या था। एक बात बताइए, डिस्टेंस सब में क्या है? सेम है, तो आप मान सकते हो कि सब में क्या है? 360 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ले ली। 360 360 360 360, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जर्नी में इसे 1 घंटे लगेंगे, दूसरे जर्नी में 2 घंटे लगेंगे, तीसरे जर्नी में, चूंकि आप स्पीड को हाफ करते हुए जा रहे हो तो टाइम डबल होते जाएगा, यहाँ पे 8 घंटे लगेंगे। तो जो वी एवरेज है वो कितना होगा? टोटल जो डिस्टेंस है 360 गुना 4 है, टोटल टाइम कितना हो गया? 8 4 12, 2 14 1 15, 15 से कटेगा, 15 दूना 30, 15 चौका 60, मतलब 96 किलोमीटर पर आवर जो है इनका एवरेज स्पीड रह गया। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 360 का आधा 180, उसका आधा 90, का आधा 45। ठीक, चलिए 22 में देखेंगे राजेश अकेला एक काम को 4 दिन में कर सकता है अगर हर एक दिन ये 2 घंटे काम करे। अनिल जो है अकेला जो है वह 2 दिन में कर सकता है अगर हर एक दिन वो 12 घंटे काम करे। तो बताना है हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज। देखिए यहाँ पे जो है ना हम वर्क आवर पे काम करेंगे। वर्क आवर कितना आ रहा है? 4 दूना 8 आवर्स इसको लगेंगे राजेश को, एंड जो 12 दूना 24, 24 आवर्स कितने लग रहे हैं? अनिल को। ये राजेश हो गया, ये अनिल हो गया। एक को 8 घंटे लग रहे हैं, एक को लग रहे हैं 24 घंटे। टोटल काम जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 24। तो राजेश का इफिशियंसी हो गया 3 एंड अनिल का इफिशियंसी हो गया 1। इन्हें मिलके टोटल कितना टाइम लगेगा? 24 काम करना है 4 की इफिशियंसी से, तो इन्हें 6 घंटे लगेंगे काम करने में। अब ये बोल रहे हैं कि 2 दिन में काम होना चाहिए, तो पर डे कितना होगा? पर डे 3 घंटे ही होंगे, क्योंकि 2 दिन काम करना है, 2 दिन में काम कंप्लीट करना है, टोटल 6 घंटे में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हर दिन जो है इनको 3 घंटे काम करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखेंगे, इसमें कि प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग अ प्राइस 472 रुपये में, वो है 2 टाइम्स लॉस जब सेम चीज़ को आप 3864 में बेचते हैं। तो आपको बताना है 20% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपने किया होगा। यहाँ पे बोला है कि आपने 4872 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है, वहीं 3864 में बेचने पे आपको लॉस हो रहा है। बीच में कोई क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट है ना ये 2 गुना है लॉस का, ये हो गया लॉस, ये है प्रॉफिट, ये रेशियो है 1:2 का। ये जो इसके बीच का गैप है ना वो कितना है? 3 यूनिट का हुआ, बोल के बिल्कुल सही। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 8 गया, मतलब ये 10, 1008 इतना रहा है। हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बताइए? इसको आप 6 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 तिहाई 9, 1 10, 3 तिहाई 9, 336 आ रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस है ना दोस्त, और 3864 में 336 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 3 11 1 12, 3 1 4, 4200 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, तो 4200, प्रॉफिट कितना है? 20%, तो 5 का माल 6 में बिकेगा, तो 5 अट्ठे 40, 2 ना, तो 5 का 20, 840, 0 6 4 के 24, और 48 और 2 50, 5040 में बिकेगा ना, तो 5040 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कि रेशियो ऑफ 2 लिक्विड्स B1 एंड B2 इन कंटेनर जो है कितना है? 3:2। 10 लीटर ऑफ इस मिक्सचर को हमने हटा दिया है एंड इसको रिप्लेस किया है B2 से। अब जो है रेशियो ऑफ B1 एंड B2 हो गया है 3:5। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ B1 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर इनिशियली। ये आपका हो गया है इनिशियल। इनिशियल में से हमने 10 लीटर माइनस किया, तो 10 लीटर माइनस करने के बाद ये जो B1 एंड B2 है ना, इसका कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, तो अभी भी इनका जो है 3:2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनका क्या हो गया? बाद में हमने देखा कि ये हो गया 3:5 हो गया है। ध्यान दीजिए, जो 3 यूनिट हमने निकाला है ना, मतलब 10 लीटर निकाला है ना, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ B2। रिप्लेस्ड का मतलब है जितना आप निकाल रहे हो उतना ही डाल रहे हो, मतलब
यहाँ पे देखो B1 में चेंज नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमने जो रिप्लेसमेंट किया है वो B2 में किया है। B2 में कितना का हुआ है? 3 यूनिट का। ये जो 3 यूनिट है ना दोस्त, ये किसके बराबर है? 10 लीटर के बराबर है। बात समझ गए? तो ओरिजिनली ये कितना था? 5 यूनिट है टोटल, मतलब अच्छा 1 मिनट। तो जो टोटल कंटेनर है ना, देखिए इनिशियल में से 10 लीटर निकाल के 3:2 वाला बचा है, फिर इसमें आपने 10 लीटर ऐड करके 3:5 में चले गए। तो ये जो 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/3 लीटर। तो जो एक्चुअल में आपका कंटेनर था ना, उसका जो क्या मतलब वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका हो गया 80/3 लीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि B1 का वैल्यू कितना था, मतलब वॉल्यूम ऑफ B1। तो 80/3 का 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा ही तो B1 है। तो 3 से 3 गया, आंसर आ गया 16 लीटर। तो जो V1 का वॉल्यूम था इनिशियली वो था आपका 16 लीटर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विकास ने 3 एग्जामिनेशन दिया है ना, रेशियो ऑफ मार्क्स जो है तीनों एग्जामिनेशन का 3:5:4 है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 8:7:9 है। अगर उसने 50% मार्क्स स्कोर किया है इन अ टोटल, तो हमें बताना है कि देन इन हाउ मेनी एग्जामिनेशन ही स्कोर्ड मोर देन 50%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें क्या देखते हैं, ये 3 एग्जाम है ना, एग्जाम का नाम हम ले लेते हैं A, B, and C। यहाँ पे है मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:5:4। ये जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स, इनका रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है? 8:7:9। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जो टोटल मार्क्स अब स्कोर किए हैं ना, वो ओवरऑल का कितना है? 50%। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स देखेंगे 9, 8, 17, 7, 24 यूनिट आ रहा है। अच्छा, आप ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे x मान के हम बोलते हैं 24x हो गया। यहाँ पे y मान के इन लोगों ने ऑब्टेन कितना किया है? 12y। अभी देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मार्क्स ऑब्टेन किया है ना 12y, ये होना चाहिए 1/2 ऑफ 24x, मतलब 50%, मतलब x का वैल्यू y हो गया। जैसे हमें पता है x का वैल्यू y है, तो फिर कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x एंड y की जगह पे आप 1 पुट कर सकते हो। अब आपके सामने जो सिनारियो है ना कि ABC वाला, अच्छा x एंड y की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा? वैल्यूज, तो ठीक है, अच्छा से लिख लेते हैं ना, ABC वाला, ABC। यहाँ पे है 3, 5, 4 और इधर हो गया 8, 7, 9। आपको बताना है कि किस में जो है वो 50% से ज़्यादा स्कोर किया, कितने सब्जेक्ट में। यहाँ पे तो नहीं किया, क्यों? क्योंकि 8 का 50% होता है 4, यह नहीं किया। 7 का 50% होता है 3.5, तो ये वाला चलेगा। 9 का 50% होता है 4.5, तो केवल एक ही सब्जेक्ट में इन्होंने 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि 10,000 10% की दर से 2 साल 3 महीने के लिए लिया गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अभी देख लीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हम इफेक्टिव रेट का यूज करने वाले हैं। देखिए ये जो 2 साल है इसमें 10 करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने में प्रॉब्लम है ना, तो 3 मंथ के लिए जो आपका इंटरेस्ट होगा कितना होगा? 10% था 12 महीने के लिए, अब हमें चाहिए 3 महीने के लिए, तो 3 चौका 12 मतलब 5/2% आ रहा है। बात समझ गए? अभी आर इफेक्टिव निकालिए, टोटल कितना आ रहा है। ये जो 2 साल का इफेक्टिव है ना, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 10 का सीधे 21%। अब 21 है ना, 5/2 का हमें इफेक्टिव निकालना है, तो आ जाएगा 21 प्लस 5/2 प्लस और 105/200। बात समझ गए? यहाँ से आ गया 23.5 प्लस 200, मतलब 10.1.05 आता ना, तो 0.2×10 दूना 4, 5 यही आ रहा है। ठीक है, 52.5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रेट आ रहा है ना, ये आपका आ गया 24.025%, इतना आ गया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका? 10% मतलब 1, 2, 3 जीरो से गुना कर देंगे, 24025 आ रहा है ना, 2 जीरो चला जाएगा ना, 2 जीरो चला जाएगा, तो 2 जीरो इधर चला जाएगा, 2402। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 2402.5।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सही आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना जो है वो 4600 के ड्यू को डिस्चार्ज करेगा 4 साल में 10% की दर से। इसको सॉल्व करने का मैंने शानदार तरीका बताया हुआ है पहले से ही। मान लेते हैं कि जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो कितना है 100, तो जो ड्यू डेट है वो कितना हो जाएगा, कितना 4 साल में है ना, तो 100 गुना 4 आएगा प्लस 1 जोड़ 2 जोड़ 3 आएगा। 4 साल मतलब 3 बार ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे आता है आपका एक साइकिल का इंटरेस्ट, तो 10% है तो इंटरेस्ट यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। बेसिकली 10% मतलब 100 का 10%, 100 ही आपने मानना है ईच इंस्टॉलमेंट। ये कितना आएगा 10। यहाँ से आप देखेंगे 3 2 5 1 6, ये 460 आया। इस 460 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 4600। एक की वैल्यू कितनी हो गई 10। अगर एक की वैल्यू 10 हो गई तो जो 100 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये है कि एक राइट ट्रायंगल है, इसमें लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टिसेज ऑफ एक्यूट एंगल्स आर 7 and 4√6, देन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस आपको बताना है। चलो ये भी सही, यहाँ पे ए बी सी है। क्वेश्चन में बोला है कि ए एक मीडियन हो गया और ए एक मीडियन हो गया, इसका हमें लेंथ पता है, तो चलो इसका नाम हम रख लेते हैं बी सी डी, इसका नाम रख लेते हैं ई। अभी देखिए यहाँ पे एक मस्त सा थियरम है, मतलब रिजल्ट है, उस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। मीडियन है तो ए होगा, ए भी ए होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछे ए सी स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलोगे चलो ये भी सही है। फिर अगर हम आपसे पूछे ए डी स्क्वायर कितना होगा तो बोलोगे 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। फिर अगर हम आपसे पूछे कि सी स्क्वायर कितना होगा, सी जो दूसरा मीडियन है, तो सी स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे यही है ना सी स्क्वायर, देखो कैसा लग रहा है कि 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माफ़ कीजिएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू है 5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपका 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि ये भी सही है। अब वैल्यू पुट कर दो, एक 7 है, यहाँ 4 टाइम्स 7 7 49 प्लस 4 चौका 16, 16 छक्के 96, ठीक है। ये आ गया 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू कितना आना है, तो 9 6 15, 9 4 13, 1 14, 145, 4 गुना 145 आ रहा है ना, तो 5 से करेंगे तो 29 बार में, मतलब ए सी का वैल्यू 2√29 आ रहा है। 229 ऑप्शन है कुछ है, बस यही सही है, समझ गए। आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया है कि दो ट्रायंगल है, लो पावर मोड, दो ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड एस क्यू आर, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कॉमन बेस है क्यू आर, पी एंड एस सेम ही साइड लाई कर रहे हैं। कॉमन बेस मतलब एक ट्रायंगल है, एक क्यू आर हो गया एंड एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर चलिए इधर हो गया, एंड दूसरा जो है वो बोला है एस क्यू आर है। अगर देखिए कॉमन बेस है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसी के ऊपर जो है वर्टिसेज होना चाहिए, ये बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक। ये हो गया एस क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में दिया है कि क्यू एस आर का वैल्यू 60 डिग्री है, क्यू एस आर ये वाला कितना हो गया आपका 60 डिग्री, तो हमें क्या बताना है एस आर पी, ये वाला एंगल बताना है, यही है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लग रहा है, अभी देख लेते हैं। हमें पता चल गया कि एस क्यू आर क्या है आपका, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिया है ना एस क्यू आर आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जैसे ही हमने बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना दोस्त, यह क्या है कि ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 60 डिग्री इधर क्या आएगा 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये बात समझ पाए। हमें जो क्वेश्चन में चाहिए वो कौन सा एंगल चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए एस आर पी। अब ये जो फॉर्मेशन है इस फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम एग्जैक्ट आंसर बिना ऑप्शन का नहीं निकाल सकते हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना ये 30 डिग्री है, ये हो गया है आर, ये हो गया है एस, ये हो गया पी।
30 एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो 30 डिग्री है ना, ये आपका बड़ा होना चाहिए एंगल एस आर पी से। अब ऑप्शन में ऐसा एक ही ऑप्शन दिया है जो आपका 30 डिग्री से छोटा है, जो कि हुआ 20 डिग्री, तो इसी का सही होना इसकी मजबूरी है। अगर यहीं पे मान लीजिए 10 डिग्री का ऑप्शन होता तो हम सही नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सॉल्यूशन समाप्त होता है बेस्ट क्वेश्चन का इस वीक में। पंडित का मॉक नहीं आया था। कैसा लगा आपको? अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।